हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ पर मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं। ऐसे में रिवीजन आप लोग अपना करते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए और मैथ और रीजनिंग को मजबूत कर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे आपको टाइम की कमी ना पड़े। एसटी जो स्पीड टेस्ट है, आप किसी चीज़ का ले लीजिए, कि चाहे टेक्स्ट बुक का ले लीजिए या जो भी आपको सूटेबल लगे, और वहाँ से अपना जो एनालिसिस है वो कीजिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, और ये देखिए कि आपके किस सेक्शन में पकड़ कम है, उसको मजबूत कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। एक एसटी आपको डेली देना ही देना है, ठीक है। एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट आपको देना है डेली, क्योंकि अब समय कम बचा है। आप स्पीड टेस्ट डेली दीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उसको देखिए कि आपके क्वेश्चन गलत किस सेक्शन से हो रहे हैं, कि जीएस से गलत हो रहे हैं कि मैथ से गलत हो रहे हैं ज़्यादा। तो उस पर जो है अपना और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको। तो ये तो रहा। इसके लिए मैं बता दूं कि जो भी स्पेशल क्लास है जीएस की, मेरी आरआरबी एनटीपीसी की सभी सब्जेक्ट के लिए मैं लेके आता हूँ। और 30+ क्वेश्चन मैं इस समय स्टैटिक जीके के चला रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में जो 44 प्रश्न पत्र हुए हैं स्टैटिक जीके के, उसमें से शब्द संक्षेप यानी कि शॉर्ट फॉर्म, जो कि मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। कुछ कुछ मुख्यालय हैं यानी कि हेडक्वार्टर्स हैं, उनको देखेंगे। कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, या और भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय आपसे पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न इसमें होंगे। और जो बचा हुआ है विविध, इसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। ये स्टैटिक जीके का आपका लास्ट वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है स्टैटिक जीके का। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। कहीं भी मैराथन और महामैराथन के चक्कर में ना रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। और कहीं से पूरा पेपर आपका रेलवे का लूसेंट के विविध में से ही आएगा। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैं करा ही रहा हूँ, जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं क्या आता है इसमें। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जो आप आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: रिग्रेट लॉस वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रेलवे लोकेशन वेटिंग लिस्ट और रेलवे लिस्ट वेटिंग लिस्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट RLW का पूरा नाम होता है। तो जो जो लोग रिजर्वेशन वगैरह कराए होंगे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि उसमें जब आप रिजर्वेशन कराते हैं तो आपका जो पीडीएफ या जो आपकी हार्ड कॉपी निकालते हैं उसमें ये सब लिखा रहता है कि आपका GNWL है या RLWL है, इस तरीके से लिखा रहता है। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट जो होती है, ये उन स्टेशनों के लिए जारी की जाती है, उन स्टेशनों के लिए जारी की जाती है जो ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशन और आखिरी स्टॉपेज के बीच कहीं पड़ते हैं। मतलब ये कि ये मान लीजिए कहीं स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कहीं आपका एंड पॉइंट है, और इसके बीच में कोई अगर स्टेशन पड़ रहा है तो उन स्टेशनों के लिए ये रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट के टिकट जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें जानना है। GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, और RLW का ये तो बता ही दिया मैंने आपको, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। और इसके अलावा एक और होता है TQWL, ये सब भी आपको मिल जाएगा। TQWL ये तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट होती है ना। ऐसे PQWL होता है एक पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। तो ये सब फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। यही मतलब होता है जनरल अवेयरनेस का, कि आपको रेलवे के सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे रिजर्वेशन होता है, कौन रिजर्वेशन का ये जो प्रोसेस है वो किसके माध्यम से होती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ, और सारे क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो इस जो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है, इसकी संभावना कंफर्म होने की बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है PNR का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपने जब रिजर्वेशन कराया होगा
तो देखा होगा उसमें पीएनआर नंबर होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, रेलवे में सार्वजनिक संख्या, दूसरा विकल्प यात्रियों के नाम के रिकॉर्ड, तीसरा यात्री संख्या आरक्षण, तीसरा आरक्षण में प्राथमिक संख्या। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है पीएनआर का, पीएनआर का पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है। क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये पीएनआर होता क्या है? ये 10 डिजिट का एक नंबर होता है। कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का नंबर होता है और इसमें यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यात्रा से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो इसी नंबर में छुपी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं ये बताते हैं कि आपने टिकट किस जोन से बुक किया है। ठीक है, किस जोन से आपने टिकट बुक किया है, ये शुरू की 3 डिजिट बता देती हैं। तो बस इतना नहीं जानना है, पीएनआर 10 डिजिट का होता है, ये आपसे पूछ सकता है। बाकी पीएनआर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीआर। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? तो इसमें विकल्प देखिए, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रीडर, तीसरा इंटीग्रेटेड कंप्यूटर रिसर्च और चौथा इंस्टीट्यूट फॉर साइबर रिसर्च। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जैसे आपने ओसीआर पढ़ा होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उसी की तरह ये होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका एक एडवांस वर्जन है ओसीआर का। इसमें क्या होता है, जैसे कि भी आपकी कोई एक फाइल है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ये रीड करता है, इसको पहचानता है। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, यही इसका काम है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एमआरआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसके विकल्प देखिए, मेडिकल रिसर्च सूचना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मीडिया रिसर्च सूचना और मेडिकल रिसर्च इमेजिंग। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म? मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग होता है और इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, और चुंबकीय क्षेत्र में ये सब जो आपका ये इमेजिंग है ये चुंबकीय क्षेत्र में की जाती है। एमआरआई किस में किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इसका नाम ही है मैग्नेटिक, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसका प्रयोग होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में इसका प्रयोग होगा और रेडियो तरंगों का इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे कि इसमें रेडिएशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, रेडिएशन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो आपका जो भी ब्रेन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया या रीढ़ की सूजन आ गई, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन में सीटी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन देखिए, कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी और कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, तो जैसे अभी हमने वो पढ़ा था एमआरआई, ऐसे ही होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है प्लस कंप्यूटर होता है। तो इसमें एक्सरे मशीन की सहायता से जो भी जिस शरीर के हिस्से में कोई भी प्रॉब्लम है वो एक्सरे से वहाँ पर इमेज ले ली जाती है, इमेज ले ली जाती है। तो एक्सरे इमेज ले ली जाती है और वहाँ से जो क्रॉस सेक्शनल बनता है वहाँ से देखा जाता है कि शरीर के किस हिस्से में क्या डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब विकृति। तो ये विकृति शरीर के किसी हिस्से में पता लगाने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी टेस्ट किया जाता है। सही है, तो ध्यान रखेंगे एक्सरे किरणों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बीसीसीआई किसका संक्षिप्त नाम है? तो इसके ऑप्शन देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, तीसरा बोर्ड टू कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, चौथा बोर्ड फॉर क्रिकेट एंड कंट्रोल फॉर इंडिया। इतना क्लोज दिया जाएगा लेकिन एग्जैक्ट फुल फॉर्म ये होती है आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का। बाकी बीसीसीआई के बारे में बता दूं, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है, मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, अध्यक्ष पता ही होगा सौरभ गांगुली हैं। तो ये तीनों चीज़ें पता होंगी बीसीसीआई के बारे में।
आईसीसी के अभी नए आपके अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले। ये करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ग्रेग बार्कले याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आईसीसी के अगर चेयरमैन पूछा जाए, या ये तो चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष तो होता ही है, लेकिन सीईओ अगर पूछा जाए आपसे आईसीसी का तो मनु साहनी, ठीक है। आईसीसी के सीईओ पूछा जाए तो मनु साहनी, और ग्रेग बार्कले कौन है? तो अध्यक्ष हैं, ठीक। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? तो हिमाचल इंडिया लाइन, हरियाणा इंडियन लीग, हॉकी इंडिया लीग, या हैदराबाद इंडिया लीग। इसका जो फुल सही फॉर्म हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। हॉकी इंडिया लीग इसका फुल फॉर्म होता है HIL का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, UNFCC का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसमें एक सी मिसिंग है, एक सी और है ये, ठीक है। UNF और CCC होता है ये। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। अगला, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, या लास्ट, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा हो तो मैं बता दूंगा आपको। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसका ए ऑप्शन सही है। ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, या एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो कि जब पृथ्वी सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था 1992 में, उस समय ये ट्रीटी की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ये कहाँ है? ब्राज़ील में है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जब पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था, उसी समय इस चीज़ का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, ठीक है। तो इतना ही इसमें आपको पता रखना है। UNFCC, इसका मुख्यालय भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉन में है। वॉन में है इसका मुख्यालय। वॉन कहाँ है? तो जर्मनी में है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, REC का पूरा नाम क्या है? तो REC, इसमें ऑप्शन देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अगला, रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन, या रिन्यूएबल एनर्जी कैपिंग। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 1 और 3, 1 2 3, 1 2 या 2 3। तो इसका जो सही जवाब होगा, REC का पूरा नाम होता है, एक तो ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट, और एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये दोनों इसके नाम होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट और सर्टिफिकेट। तो 1 और 2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो इसके विकल्प देखिए, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, या कैप्ड एमिशन रिपोजिटरी, या सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, या कैप्ड एमिशन रिडक्शन। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा इसके मेंबरों को जारी किया जाता है, और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए, जो देश 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर लेते हैं, उनके लिए ये सर्टिफिकेट यानी कि CER सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ध्यान देंगे, ये जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। किसके लिए? तो जो उसके मेंबर हैं उनके लिए, ठीक है। उसके मेंबर यानी कि UN के जो मेंबर हैं, जो भी सर्टिफाइड मेंबर हैं, उनको, वो जो विकसित देश हैं, वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन कम कर लेते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसके ऑप्शन देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड या इंडियन। तीसरा है इंटर बैंक फाइनेंशियल सिस्टम कोड या इंटर बैंक फंक्शनल सिस्टम कोड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बहुत आसान है। IFSC कोड, आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, वहाँ पर IFSC के बारे में आपको पता होता है। तो IFSC क्या होता है? 11 डिजिट का एक कोड होता है आपका। तो 11 डिजिट में जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं, उसमें आपका बैंक नेम छुपा होता है। क्या होता है? बैंक नेम छुपा होता है, जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं। और जो 5वां डिजिट होता है ये आपका ब्लैंक रखा जाता है, यानी कि खाली छोड़ा जाता है फ्यूचर के लिए। तो कितने हो गए अंक आपके? 4 और 1 5, 5 अंक हो गए। और बचे हुए जो 6 अंक होते हैं उसमें ब्रांच कोड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ब्रांच कोड। तो यही होता है IFSC का काम। इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका विविध से संबंधित है। जो भी बचा हुआ पोर्शन है स्टैटिक जीके का, इसमें आपका कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न है इसमें, अंजलि एला मेनन कौन है? विकल्प देखिए, भारतीय नेता, भारतनाट्यम नर्तकी, लोकप्रिय संगीतकार या भारतीय महिला कलाकार। इसका जो सही जवाब हो जाएगा भारतीय महिला कलाकार। ये अंजलि एला मेनन वेस्ट बंगाल की एक कलाकार है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, तो ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, बंगाली साहित्य, खगोल विज्ञान, राजनीति या पारिस्थितिकी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष को वेस्ट बंगाल में रामसर स्थल के लिए जाना जाता है। रामसर स्थल के लिए जाना जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर रामसर स्थल क्या है? तो रामसर जो है ईरान का एक शहर है। रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पर 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि किससे संबंधित था? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित था। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित था, तो इसीलिए इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। जो भी दलदली भूमि होती है, ठीक है, आर्द्र भूमि होती है, उनके संरक्षण के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, रामसर सम्मेलन। तो रामसर ईरान का एक शहर है। 1971 में इसको सम्मेलन को आयोजित किया गया था। ध्यान देंगे कि भारत में इस समय टोटल 39 आर्द्र भूमि स्थल हैं या वेटलैंड साइट हैं। ठीक, तो ये जो आर्द्र भूमि है इसी को वेटलैंड कहा जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए एग्जाम में कि आपसे वेटलैंड पूछ दिया जाए तो उसमें भी रामसर स्थल ही आपको लगाना है। फिलहाल डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष संबंधित है पारिस्थितिकी यानी कि आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि किस में आएगा? पारिस्थितिकी में ही तो आएगा। आगे बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्न में से किस स्थान पर दिया गया? तो एक एलिमेंट का नाम है, केमिस्ट्री में नए नए एलिमेंट ऐड होते रहते हैं, तो ऐसे ही हैफनियम है। ये पूछ रहा है कि कहाँ पर इसको ये नाम दिया गया। तो ऑप्शन देखिए, जर्मनी, कोपेनहेगन, स्वीडन और फ्रांस। तो इसको ध्यान रखेंगे, कोपेनहेगन में ये नाम दिया गया था। और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? ब्लैक ब्यूटी। अब देखिए ऑप्शन, पंचतंत्र में कौए का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, या रपेंजल का दूसरा नाम, या मार्स में एक कोयले के रंग का पत्थर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मार्स में एक कोयले के रंग का पत्थर है ब्लैक ब्यूटी। ठीक, ध्यान देंगे कि मोरक्को का रेगिस्तान, मोरक्को के रेगिस्तान में इस तरीके का पत्थर मिला था, जो कि मार्स का एक कोयले के रंग के पत्थर के समान था। तो इसीलिए इसको जो है ब्लैक ब्यूटी कह दिया गया, क्योंकि कोयले का था, काले रंग का था, और ऐसा लग रहा था कि ये मार्स का है, यानी मंगल ग्रह का ही था। तो इसीलिए इसको ब्लैक ब्यूटी नाम दे दिया गया। मोरक्को के रेगिस्तान में ये पत्थर मिला था। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन देखिए, एलिबर्ट गोल्डस्मिथ, नील्स बोर,
या सिगमंड फ्रॉयड या आइजैक न्यूटन। ये नील्स बोर है, ठीक है। नील्स बोर जो भी आपका केमिस्ट्री में आपने नील्स बोर मॉडल पढ़ा होगा, ये वो है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हमसे पूछा है, तो मनोवैज्ञानिक ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं। मनोवैज्ञानिक कौन है? ओल्डर गोल्ड स्मिथ हैं। बाकी नील्स बोर आपको पता ही है कि वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं। आइजैक न्यूटन भी क्या है? साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिक भौतिक विज्ञानी हैं, ऐसे कह लीजिए, भौतिक विज्ञानी हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? ध्यान देंगे, जो भी आपके भारत के पड़ोसी देश हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है कि जैसे भूटान, श्रीलंका, जापान, चीन, नेपाल, इन सब देशों के झंडे या प्रधानमंत्री के आवास या कुछ ऐसी कोई विशेषता वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और अब तो ये चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब से एसएससी में, सीजीएल या सीएचएसएल के एग्जामों में भी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक को किमोनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किमोनो कहा जाता है। ज़्यादातर ये जो किमोनो है, ये वहाँ की महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं, ठीक है। महिलाएं वहाँ की ज़्यादा पहनती किमोनो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपको पता होगा। ऑप्शन देखिए, गंगा डॉल्फिन, सुनहरी महासीर, भारतीय स्टार कछुआ या गंगा की सार्क। इसका जो सही जवाब हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, UNFCC, ये जो ट्रिपल सी है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था पहले, UNFCCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है यूनाइटेड नेशंस की उसके मेंबर्स के लिए कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करना है, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। तो ध्यान दें कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बॉन में है इसका मुख्यालय। बॉन कहाँ है? जर्मनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और हेग जो है, ये आपको पता ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वहीं उसका मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में। हेग कहाँ है? तो नीदरलैंड में है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। और बर्लिन तो पता ही होगा, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जेनेवा में आपको पता होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों के मुख्यालय हैं, जैसे WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ऐसे ही आपको ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में। और भी बहुत सारे मुख्यालय हैं जेनेवा में, आपको पता होना चाहिए, जैसे रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है। ILO बता ही दिया है। अंकटाड, अंकटाड भी आपसे पूछा जाता है, तो अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकटाड, तो ये लिखा जाता है UNCTAD, अंकटाड, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जेनेवा में है। तो ये सारे मुख्यालय आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया है। ध्यान देंगे, ये सब डेटा पूरा चेंज हो चुका है। तो पहला प्रश्न, इसमें विकल्प है मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदी। तो अब आपको बताना है दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले नंबर पे जो भाषा बन गई है वो है अंग्रेजी, वो है अंग्रेजी, इंग्लिश हो गई है। दूसरे पे अब पहुंच गई है चाइना की भाषा मंदारिन, ठीक। तीसरे नंबर पे आ गई है अपनी हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हिंदी आ गई है। और चौथी जो है आपकी स्पेनिश है। तो ये शुरू के जो चार हैं ये आपको पता होना चाहिए। पांचवें पे फ्रेंच है, पांचवें पे क्या है? फ्रेंच है, ठीक। तो ये शुरू के 5 याद कर लीजिए। तो हमसे दूसरा पूछा है, तो दूसरे में मंदारिन हो जाएगी, जो कि चाइना की भाषा है। तो पहले ये टॉप पे थी, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पे आ गई है, ध्यान रखेंगे। अब मंदारिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अब अंग्रेजी बन चुकी है, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का पूछा था, तो मंदारिन हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। और ये हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा क्योंकि पहले ये चौथे नंबर पे थी, अब ये तीसरे नंबर पे आ गई है, तो ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे हिंदी हो गई है विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, तो ध्यान रखेंगे इसका क्रम तीसरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो विकल्प देखिए, डिब्रूगढ़, कांडला, विशाखापत्तनम, देहरादून। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। ठीक, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों यानी कि आइडियोग्राफ्स का प्रयोग करती है? मतलब ये कह रहा है कि ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसमें चित्र भी हैं और अक्षर भी हैं, चित्र हैं प्लस अक्षर भी हैं। तो ऐसी भाषा कौन सी है? जापानी, इतावली, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो सही विकल्प हो जाएगा जापानी। जापानी भाषा में चित्राक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ें, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लिमरिक क्या है? लिमरिक क्या है? इसके विकल्प देखिए, एक प्रकार का चूने का पत्थर है, ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का रूप है, या एक प्रकार के रंगमंच का नाटक है, या एक प्रकार के शब्दों का खेल है। तो ये भी सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पूछे हुए हैं। तो ये इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका, ये ज़्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है लिमरिक। ठीक है, छोटी जो 5 लाइनों की कविता होती है उसका एक रूप है जिसको लिमरिक कहा जाता है। देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये जो लास्ट सफर है ये किसने चित्रित किया है? तो लास्ट सफर क्या है? एक चित्र का नाम है। ठीक, तो किसने चित्रित किया है? ऑप्शन देखिए, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, या रेम्ब्रांड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो लियोनार्डो दा विंसी। ये बहुत ही प्रसिद्ध आपके चित्रकार हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रसिद्ध चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। आरआरबी एनटीपीसी में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो लास्ट सफर किसका चित्र है? तो लियोनार्डो दा विंसी का है। लियोनार्डो दा विंसी का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है मोनालिसा। तो ये मोनालिसा भी आपको याद रखना है, एक लड़की है जो मुस्कुराते हुए खड़ी हुई है। तो ये जो चित्र है ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है और ये इसके जो चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोनों आपको याद हो गए। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव है जो रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? ठीक है, तो ये आपको रटा हुआ ही होना चाहिए और इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि इतना नहीं इन्फॉर्मेशन रहती है, बस इसीलिए मैंने इसको ले आया हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कोई बताएगा नहीं अगर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा रहा है, तो इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन ले आता हूँ जिससे कि आपको उन क्वेश्चनों पर भी आपकी नज़र जाए। तो इसके ऑप्शन देखिए, झिरी, कनोड़ा, मत्तूर, या श्याम सुंदर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मत्तूर। ठीक है, मत्तूर एक कर्नाटक का एक गांव है जहां पर रोजमर्रा में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है बोलने में। ठीक है, वैसे कर्नाटक की जो ऑफिशियल भाषा है, जो वहाँ की भाषा है वो कन्नड़ है। ठीक है, तो वहाँ की भाषा कन्नड़ है, लेकिन एक गांव है जिसका नाम मत्तूर है, वहाँ पर संस्कृत बोली जाती है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इसका मुख्यालय कहाँ है? IREA एजेंसी भी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका अबू धाबी में है। ठीक है, कहाँ है? अबू धाबी में। अब अबू धाबी क्या है? तो ये UAE की राजधानी है। ठीक है, UAE की राजधानी है। UAE को हिंदी में क्या कहेंगे? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, या UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। दुबई क्या है? दुबई भी आपका क्या है? इसी में एक UAE का ही एक शहर है, UAE का एक शहर है, UAE का शहर है। ऐसे ही शारजहां भी UAE में ही पड़ता है। ये सारी जो भी आपके जो शहर हैं ये आपके UAE में ही पड़ते हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल हैं? तो इसका विकल्प देखिए, 20, 18, 16, 14। सही जवाब है 14। 14 पट्टियां हैं इसमें लाल और सफ़ेद रंग की, इस तरीके से हैं। जैसे मान लीजिए ये लाल पट्टी है,
फिर इसके बाद एक नीचे सफ़ेद आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेड हो गई, ये वाइट हो गई, इस तरीके से चल रहा है। तो रेड वाइट, फिर रेड आ जाएगा, फिर वाइट आ जाएगा, तो ये वाइट पट्टी। तो इस तरीके से कुल मिला के 14 पट्टियाँ हैं मलेशिया के झंडे में। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक चंद्रमा बना है, एक स्टार बना है, और बाकी ये लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियां हैं। टॉप पे लाल रंग की पट्टी मिलेगी और सबसे नीचे जो है वाइट रंग की पट्टी मिलेगी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी सभी को पता होगा, हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है ये हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो बस इसका जो विकल्प देखिए, टिपी, इग्लू, स्टिल्ट या टोडा झोपड़ी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा टिपी। टिपी कहते हैं जो भी आपके लकड़ी के खंभे होते हैं उसके जानवरों के चमड़ों का तंबू बना लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? टिपी कहा जाता है। ओके, तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, अगर ये आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप लूसेंट का विविध पढ़ लीजिए। किसी भी महासंग्राम जो यूट्यूब पे चल रहा है, महासंग्राम, महाविजय, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लूसेंट का विविध पढ़िए, प्रीवियस ईयर लगाइए, कहीं से भी मिले। ठीक है, और यही है एनटीपीसी प्री निकालने का तरीका, मैंने आपको बताया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रेजी एमजी ट्रिक्स मेरा चैनल है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और अच्छा मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करूं। बाकी आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।